हेलो दोस्तों, नमस्कार। जितने भी ईपीएस 95 पेंशन धारक भाई बंधु हैं, आप सबका हमारे नए वीडियो में स्वागत है। दोस्तों, माननीय कमांडर अशोक रावत जी के द्वारा ईपीएस 95 पेंशन धारकों के लिए एक बहुत बड़ी सौगात दी गई है। सौगात क्या है, पूरी की पूरी जानकारी हम जानेंगे क्रमशः धीरे धीरे करके। लेकिन सौगात बहुत बड़ी है। ईपीएस 95 पेंशन धारकों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। खुशखबरी क्या है वो भी हम आपको बताएंगे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि माननीय सुश्री सीरम समी राव जी, जो केंद्रीय भविष्य आयुक्त कर्मचारी भविष्य निधि संगठन नई दिल्ली की तरफ से एक बहुत ही बड़ा जो तो बात कही गई है, उस बात को जान लेते हैं। देखिए, सबसे पहले तो मैं थोड़ा सा आपको टॉपिक बता दूं कि क्या है। माननीय कमांडर अशोक रावत जी कुछ दिन पहले ही ईपीएस 95 पेंशन धारकों के पेंशन वृद्धि करवाने के लिए दिनांक 24 मार्च और 29 मार्च को एक विस्तृत चर्चा किए थे उनके साथ में। चर्चा के दौरान उन्होंने क्या क्या बताया था कि माननीय महोदया, कर्मचारी भविष्य निधि कार्यालय नई दिल्ली में दिनांक 24 मार्च और 29 मार्च को ईपीएस पेंशनर्स की लंबे समय से चली आ रही मांगों को मंजूर करवाने के संबंध में मीटिंग संपन्न हुई थी। हम आभारी हैं कि आपने स्वयं न केवल हमारी समस्याओं को समझा, बल्कि ईपीएस 95 पेंशनर्स के आंदोलन का भी संज्ञान लिया। आपने हमें आंदोलनकारियों के प्रतिनिधि के रूप में चर्चा के लिए आमंत्रित किया। मेरे साथ श्री वीरेंद्र सिंह रजावत, राष्ट्रीय महासचिव, श्री पीएन पाटिल, राष्ट्रीय मुख्य सलाहकार, ने ईपीएस 95 पेंशनर्स का प्रतिनिधित्व किया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात था। दिनांक 24/3/2023 को संपन्न हुई मीटिंग में माननीय अतिरिक्त केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्त श्री अविनेश मिश्रा जी ने हमारा पक्ष सुना, पेंशन से संबंधित सभी मुद्दों पर चर्चा की, ऑनलाइन प्रणाली में सुधार संबंधी बिंदुओं सहित अनेकों मुद्दाओं पर सहमति जताई। दिनांक 29 मार्च 2023 को माननीय श्री केएल तनेजा, अतिरिक्त केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्त के साथ मीटिंग के बाद मीटिंग की अध्यक्षता माननीय महोदय आपने स्वयं इस बैठक में अपने अधीनस्थ वरिष्ठ अधिकारी श्री सुदीप्त घोष, क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त भी वहां पे क्या थे, उपस्थित रहे। बैठक के दौरान आपने हमें विवाद के प्रत्येक बिंदु पर चर्चा करने में मदद की। बैठक में हुई चर्चा से यह ज्ञात हुआ कि निम्नलिखित मांगों पर सहमति बनी। अब देखिए दोस्तों, जो सबसे बड़ी बात है कि बैठक में क्या क्या चर्चाएं हुई थी और किन किन चर्चाओं पे जो तो किन किन मांगों को लेके जो तो सहमति दी गई थी कि हाँ, ईपीएस 95 पेंशन धारकों के इन मांगों को पूर्ण किया जाएगा। सभी ईपीएस 95 पेंशन उनके साथी को भारत आयुष्मान योजना से जोड़कर फ्री मेडिकल सुविधा प्रदान करने हेतु योजना तैयार है, वह अंतिम चरण में है। यह भी स्पष्ट किया गया कि इस योजना के अंतर्गत पेंशनर्स के लिए अन्य शर्तें नहीं लगाई जाएंगी। यानी कि यहाँ से ये क्लियर हो जाता है कि सभी ईपीएस 95 पेंशन धारकों को मेडिकल सुविधा मिलेगी और कोई किसी भी अतिरिक्त शर्त की यह मेडिकल सुविधा, मतलब कि मेडिकल सुविधा उनको मिल रहा है। जो न्यूनतम पेंशन को बढ़ाकर 7,500 प्लस डीए करने के संबंध में विस्तार पूर्वक चर्चा हुई, उस पर महोदय आपकी ओर से यह कहा गया कि सभी पेंशनर्स को, अब यहाँ पे समझिएगा दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे क्या कहा गया कि सभी पेंशनर्स को सम्मान पूर्वक पेंशन मिले, इसलिए फंड की व्यवस्था करने हेतु हम प्रयत्नशील हैं। लेकिन कुछ कर्मचारियों का अंशदान सीजनल कर्मचारी होने के कारण बहुत ही कम है, वह साथ ही एक्चुअली रिपोर्ट के अनुसार वित्त भार सहन करने में योजना सक्षम नहीं है, तो हम भी आपका समाधान निकालते हैं। उपरोक्त कथन पर एनएससी के प्रतिनिधि मंडल की ओर से तथ्यों और प्रमाणों के आधार पर स्पष्ट रूप से सिद्ध किया गया कि ईपीएफओ के वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार कापर्स को बिना हाथ लगाए कोई भी किसी भी अतिरिक्त पेंशन फंड के 7,500 तक पेंशन बढ़ाई जा सकती है। आगे प्रतिनिधि मंडल की ओर से यह भी स्पष्ट किया गया कि एनएससी संगठन के दिनांक 20/8/2019 के प्रस्ताव अनुसार कार्यवाही की जाए, जिससे कि पेंशन फंड और अधिक सक्षम बनाने हेतु आय के स्रोत खुल सके। वह क्रॉस सब्सिडी के अनुसार सीजनल वर्कर्स को भी जीवन यापन करने हेतु मिनिमम पेंशन 7,500 प्लस डीए मिल सके, या फिर सरकार उनका भार उठाए। साथ ही यह भी स्पष्ट किया गया कि जिस प्रकार मिनिमम पेंशन बढ़ाकर 1,000 रुपये किया गया, उसी तर्ज पर मिनिमम पेंशन को 7,500 डीए किया जाए। चर्चा के अंत में माननीय महोदय आपके द्वारा यह भी बताया गया कि इस विषय पर हम जल्द ही ईपीएस 95 पेंशनर्स के हित में निर्णय लेंगे व एनएससी के सुझाव सहित इस विषय पर हम समाधान शीघ्र ही निकालेंगे। यानी कि जो
भविष्य निधि आयुक्त की तरफ से जो भी जितने भी वरिष्ठ अधिकारी लोग आए थे उनके माध्यम से यह निर्णय लिए गए थे। तीसरे नंबर पे जो बात हुई थी, तीसरे नंबर पे बात हुई थी माननीय सुप्रीम कोर्ट के निर्णय दिनांक 4/10/2016 और 4/11/2022 की सही व्याख्या करते हुए पैराग्राफ 26(6) की परमिशन जोड़ने के संबंध में जो भी अड़चनें दिक्कतें पेंशन फील्ड में आ रही हैं उनका भी समाधान निकाला जाए, जिससे पेंशनर्स को सही मायने में न्याय मिले। एनएससी का प्रस्ताव अनुसार क्या क्या था, ऑनलाइन प्रणाली में पीपीओ नंबर के अनुसार नाम की एक पंक्ति जोड़ी जाए जिसमें कि उपलब्ध डाटा मैच हो सके। दिनांक 1/9/2014 के सेवानिवृत्त पेंशनर्स के प्रकरणों में विशेषकर जून 2005 के पहले स्टेबल एरर को तुरंत दूर किया जाए, क्योंकि इस प्रकार के एरर बहुत सारे आ रहे थे जिससे कि फॉर्म सबमिट करने में बहुत दिक्कतें हो रही थी। तीसरा नंबर पे है जिन पेंशनर्स का ईपीएफ कार्यालय बदल गया है और डाटा मिसिंग है तो उनकी मिसिंग फाइल्स अपलोड करने की व्यवस्था तुरंत की जाए। ये बहुत अच्छी बात कही गई थी। जो विभाग बंद हो चुके हैं जिनके विषय में अलग से दिशा निर्देश जारी करने हैं तो सहमति जताई गई है, उसे भी किया। वास्तविक वेतन पर पेंशन लाभ की सुविधा विधवाओं को प्रदान करने हैं तो सहमति जताई जाए। तो इन मुद्दों पे जो है तो मुख्यतः चर्चा हुई थी। निम्नलिखित मुद्दों पर स्पष्ट रूप से सहमति नहीं दर्शाई गई, लेकिन सहानुभूति पूर्वक विचार करने का आश्वासन माननीय महोदया के द्वारा मिला गया था। क्या था, वास्तविक वेतन पर पेंशन लाभ है तो पेंशन द्वारा जमा की जाने वाली रकम पेंशन को अदा की जाने वाली रकम की एक एडजस्टमेंट। दूसरे नंबर पे जिन नियोक्ताओं ने अपना अंशदान बचाने की नियत से कर्मचारी की सेवा काल के दौरान कर्मचारी को उच्च पेंशन लाभ हेतु विकल्प को न तो स्वीकारा न ही वास्तविक वेतन पर पीएफ पर अंशदान किया, उन सभी से वास्तविक वेतन पर अंशदान जमा करवा कर वंचित पेंशनर्स को विशेष मामला अंतर्गत उच्च पेंशन के लाभ की जो उनको सुविधा दी जाए। तो तीसरा नंबर पे यहाँ पे बात हुई थी, सबसे महत्वपूर्ण बात थी, यही बात है कि तीसरा नंबर पे वास्तविक वेतन पर पेंशन लाभ हेतु संयुक्त विकल्प फॉर्म भरने की समय सीमा को देखते हुए ईपीएफ कार्यालय में उपलब्ध स्टाफ की कमी को देखते हुए संयुक्त विकल्प फॉर्म निधि अपने निकट के कार्यालय की तर्ज पर सभी ईपीएफ कार्यालय, जिला मुख्यालय, तहसील मुख्यालय पर भरवाने का विशेष अभियान ईपीएफओ द्वारा विश्वसनीय एजेंट की मदद लेकर चलाया जाए। यदि आवश्यकता हो तो उचित शुल्क पेंशनर्स द्वारा भी वसूल किए जा सकते हैं। साथ ही संयुक्त विकल्प फॉर्म भरने हेतु ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध कराई जाए, जिससे कि सभी ईपीएस सर्टिफाइड पेंशन धारक अपने विकल्प फॉर्म को भर सके। तो मुख्य रूप से दोस्तों ये बातें कही गई थी ईपीएस सर्टिफाइड पेंशन धारकों की पेंशन में वृद्धि करवाने हेतु माननीय कमांडर अशोक रावत जी के द्वारा। अब यहाँ पे ईपीएस सर्टिफाइड पेंशन धारक पेंशन में वृद्धि तो चाहते ही हैं, साथ ही साथ में वो यह भी चाहते हैं कि जो बातें हुई हैं, जैसे माननीय कमांडर अशोक रावत जी ने ये पत्र को जारी करके दोबारा उनको पत्र भेजा है। हालांकि इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया है जो आपको नॉर्मल तरीके से मैंने समझा दिया था, लेकिन मैंने आपको बताया था कि पत्र में क्या क्या बातें हैं, उन बातों के ऊपर भी हम लोग चर्चा करेंगे। तो बेसिकली उन्हीं बातों के ऊपर चर्चा हो रही है। तो ईपीएस सर्टिफाइड पेंशन धारकों के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण एक पहलू है कि तमाम जितने भी ईपीएस सर्टिफाइड पेंशन धारक हैं उस बात को जान ले, समझ ले, यानी कि कहीं ना कहीं अब दिल्ली दूर नहीं है। ईपीएस सर्टिफाइड पेंशन धारकों के लिए ईपीएफओ जो आयुक्त निधि भवन के माध्यम से जो ये बातें हो रही हैं, दिल्ली की तरफ से ये बातें हो रही हैं भविष्य निधि आयुक्त की तरफ से, तो वहाँ से ये बताया जा रहा है कि ईपीएस सर्टिफाइड पेंशन धारकों की पेंशन वृद्धि को लेकर बहुत सारी बातों में सहमति जताई गई है। और जिन जिन बातों में सहमति जताई गई है उन्हीं बातों को अगर हम लोग ध्यान में अपने रखें तो ईपीएस सर्टिफाइड पेंशन धारकों की पहले तो पेंशन 7,500 रुपये हो जाएगी, जो खुद ईपीएफओ की तरफ से बताई जा रही है कि 7,500 रुपये तक की पेंशन राशि। मेडिकल सुविधा का काम पूरी तरीके से संपन्न हो चुका है, उस विषय में भी बातें हुई हैं। फिलहाल और भी हम लोग बात करेंगे, मिलते हैं किसी नई वीडियो में और नए अपडेट में। लेकिन दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, आपको मन के अंदर में खुशखबरी आई हो, तो प्लीज़ जो तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचा दें। मिलते हैं नई वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद, जय